Hi and Om Shanti. Now we are talking about Lal Kitab. What is a Lal Kitab and what is the concept behind Lal Kitab and what is the origin of Lal Kitab. अब हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में कि लाल किताब कहाँ से आई और लाल किताब ज्योतिष का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। हम कैसे इसकी स्टोरी को डिनोट कर सकते हैं कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है लाल किताब की। और लाल किताब रेमेडीज जो हम लोग जानते हैं वो कैसे अस्तित्व में आई और कैसे लाल किताब रेमेडीज को यूज करके किया जाता है। तो सबसे पहले लाल किताब का ऑथर की बात करते हैं कि लाल किताब के ऑथर जो पंडित रूपचंद जोशी माने गए हैं, पर लाल किताब कैसे अस्तित्व में आई और पंडित जी ने कैसे इसकी रचना की। सो फर्स्ट वी विल नीड टू नो हु इज अ पंडित रामचंद जोशी, रूपचंद जोशी। तो पंडित रूपचंद जोशी लाहौर के लाहौर में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अकाउंटेंट थे जिनका जन्म अमृतसर में हुआ और अमृतसर में उनका पैतृक स्थान भी माना जाता है। और आप ये उस समय करंट टाइम में 1930 के टाइम पे वो ब्रिटिश इंडिया में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। और लाहौर में क्योंकि उर्दू फारसी और हर एक तरह की भाषा बोली जाती है, उनको हर एक लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज थी। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंटेंट थे तो उनको इंग्लिश और काफ़ी और अदर लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आती थी। और एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के जानकार थे तो उनको परम ज्ञानी या उस समय महापंडित कहा जाता था। इस तरह काफ़ी अंग्रेज और काफ़ी लोग उनकी सर्विसेज लेते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया के टाइम पे होने की वजह से वो ओपनली ये चीज़ें नहीं कर पाते थे। फिर 1939 में लाहौर में खुदाई के दौरान कुछ ताम्र पात्र मिले, यानी कुछ ऐसे मेटल की ऐसे चीज़ें मिली जहाँ पे कॉपर के शिलालेख थे, जहाँ पे लाल किताब, जहाँ पे बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान उसमें लिखा हुआ था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे उस शिलालेख में थे, जिसमें पामेस्ट्री भी था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वेदों के समय के संस्कृत और उर्दू में लिखे गए थे। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे प्रूफ हैं इसके पीछे कि ये क्या था कि जब हमारे देश में मुगल राज हुआ करता था, जब मुगलों की सल्तनत थी, उस समय में हमारी वैदिक ज्योतिष के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बचाने के लिए किसी ने उसको फारसी और उर्दू में कन्वर्ट करके, मेन लोग लैंग्वेज थी वो फारसी थी, फारसी और अरेबियन लैंग्वेज को मिक्स करके उसको संस्कृत श्लोकों के साथ उस ताम्र पात्र में, उस कॉपर के शिलालेखों में लिख के छुपा दिया गया, जो लाहौर में 1939 के नियर अबाउट जिसको खुदाई में प्राप्त हुआ। अब वहाँ पे अदर लैंग्वेजेस के एक ही नॉलेज थे, जिनको एक नॉलेज थी, वो थे पंडित रूपचंद जोशी। तो उनको बुलाया गया और उनको वो लेख दिखाए गए। उनको समझ में आ गया कि ये एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है और फारसी की जानकारी होने की वजह से, अरबी की जानकारी होने की वजह से उनको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ में आ गया। उनकी फैमिली है, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से पंडित जी ने वहाँ पे अंग्रेजों के सामने इसको शो नहीं किया और उन्होंने इसको यूजलेस बता के इसको लेके चले आए। उसके बाद उन्होंने उसको पढ़ा, उनको बहुत सारा ज्ञान मिला और बहुत सारी हेल्प मिली गॉड से, जैसा कि उनकी फैमिली, उनके लोगों का स्टेटमेंट है। उनके स्टेटमेंट है 1982 तक वो रहे, उनके जो स्टेटमेंट थे, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने बहुत सारी ऐसी पावर उनके साथ काम करने लगी कि वो इन चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि हमारे धर्म में लाल रंग भगवा रंग का महत्व है, इसलिए उन्होंने इसे लाल रंग से लिखने की सोची। और सो सिंपली उन्होंने एक रेड कलर का, थोड़ा सा डल रेड इसको हम कह सकते हैं, एक डल रेड कलर का अपना कवर, एक जिंद चढ़ाया उस किताब के ऊपर और एक किताब में उन शिलालेखों की बातों को और जो उनसे वो डिवाइन पावर लिखवाना चाहती थी उन चीज़ों को लिखना शुरू किया एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और रेड कलर की शाही ही उन्होंने इस्तेमाल की, यानी रेड इंक इन्होंने यूज़ करी, इसीलिए इसका नाम रखा उन्होंने लाल किताब।
उन्होंने इसको नाम दिया लाल किताब। और सबसे पहला एडिशन, क्योंकि वो एक ब्रिटिश इंडिया के एम्प्लॉय थे और वो अपने नाम से एज ए राइटर, एज ए ऑथर इसको नहीं लिख सकते थे, इसीलिए उन्होंने पब्लिश, और उस समय पब्लिकेशन भी यूज़ नहीं होते थे, ब्रिटिश इंडिया पब्लिकेशन अपने ही देता था। इस वजह से उन्होंने अपने एक भाई के नाम से, एक फैमिली मेंबर उनके जो थे गिरधारी लाल, उनके नाम से 1939 में इस किताब को 383 पेजेस में एक किताब को लॉन्च किया, एक किताब को पब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने रखा लाल किताब के फरमान। ये फर्स्ट एडिशन था जो 1939 में आया 383 पेजेस के साथ, जहाँ पे लाल किताब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को शेयर किया गया, पामेस्ट्री के साथ किया गया। इसीलिए इसको एस्ट्रोपामेस्ट्री की बुक भी कह सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके लाल किताब यानी पंडित जी के हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स हमारे हथेलियों पे निर्भर है, और हमारी हथेली में, हमारे पाम में हर एक प्लैनेट का लोकेशन है, हर एक प्लैनेट का एक संभाग है। इस वजह से वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को पामेस्ट्री के साथ कन्वर्ट करके और वैदिक रिचुअल्स के साथ कन्वर्ट करके एक ऐसी बुक निकाली गई, उन्होंने एक ऐसी बुक की रचना करी जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट थी। इसीलिए लाल किताब की रेमेडीज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और लाल किताब की रेमेडीज को एक्यूरेट आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अदर एस्ट्रोलॉजी में हमारी रेमेडीज थी, वो था हमारे पूजा पाठ, हमारे रिचुअल्स और हमारे स्टोन्स। हम या तो रत्न पहन के अपनी समस्याएं, अपने प्लैनेट के प्रभावों को हटाते थे, या कोई पूजा पाठ करके, कोई विधि करके, कोई रिचुअल्स करके अपने प्रभावों को कम करते थे। लेकिन लाल किताब में छोटी छोटी रेमेडीज बताई गई जो इजीली कोई भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई, पंडित जी ने जब इन चीज़ों को समझा तो बहुत सारे लोग, जैसे आज के लोगों का माइंडसेट है वैसे ही हर समय के लोगों का था, वो रिचुअल और पूजा पाठ खुद ना करना पड़े इसलिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते थे। इसलिए वहाँ पे उनके कई शिष्यों ने आगे चल के इस चीज़ों में वहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन करना शुरू कराया कि लाल किताब के रिचुअल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जिस वजह से बहुत सारे मिथ भी हैं। हम आगे इसी वीडियो में आगे बात करेंगे मिथ की। तो सबसे पहले फर्स्ट एडिशन आया लाल किताब का, लाल किताब के फरमान। उसके बाद पंडित जी ने और चीज़ों का एनालिसिस किया और चीज़ें समझी, और फिर एक साल के बाद 1940 में 280 यानी 280 पेजेस की एक और बुक लॉन्च की जिसका नाम था लाल किताब के अरमान। एक और बुक लॉन्च की गई और सेकंड बुक कह सकते हैं इसको, लाल किताब के अरमान। सेकंड, उसके बाद और चीज़ों को उन्होंने कॉन्क्रीट किया और एक थर्ड बुक को उन्होंने फिर से लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा गुटका। इसमें हमें बहुत सारी रेमेडीज मिलती हैं, और बहुत इन किताबों में आपको बहुत सारे जो साउथ इंडियंस रेमेडीज हैं, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे निर्धारित हैं, सामुद्रिक शास्त्र, उसका बहुत सारा वर्णन किया गया। फिर उन्होंने 1942 में एक और किताब लॉन्च की जिसका नाम फिर से था लाल किताब के फरमान। तो लाल किताब के फरमान के नाम से इसके 5 एडिशन में से 2 एडिशन है। एक एडिशन, सेकंड एडिशन है लाल किताब के अरमान, और थर्ड एडिशन है गुटका। उसके बाद लास्ट एडिशन, फिफ्थ एडिशन है इल्म समुद्र की बुनियाद पर की लाल किताब। ये लास्ट एडिशन था जो पंडित जी ने 1952 में 1173 यानी 1173 पेजेस के साथ उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने पब्लिश करी। उसका नाम था इल्म समुंदर की बुनियाद पर की लाल किताब। यहाँ पे बहुत सारी सामुद्रिक जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो साउथ इंडिया में मोस्टली यूज़ करते हैं, बहुत सारे इस सामुद्रिक शास्त्र को उन्होंने इन्वॉल्व किया। तो लाल किताब में अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ मिली। हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ पामेस्ट्री का मिक्सचर मिला, हमें एग्जैक्ट और ईजीएस्ट रेमेडीज मिली। लाल किताब के थ्रू बहुत ही इजी वे में किया जाने वाला रेमेडीज होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं। वो रेमेडीज लाल किताब की रेमेडीज है जो अगर आप बिना चेंज किए उसको करते हो तो वो 110% पावरफुल होती है, क्योंकि वो एक डिवाइन बुक थी और एक डिवाइन बुक में बहुत सारी कॉन्क्रीट चीज़ें थी जो ऑलरेडी हमारे पुराणों में, हमारे वेदों के ज्ञाताओं ने उसको ऑलरेडी शेयर किया था हमारे साथ।
उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से, उसको अपने ज्ञान के हिसाब से और भगवान से मिले उस आशीर्वाद के हिसाब से पंडित रूपचंद जोशी ने उसको बुक की तरह हमारे सामने लेके आए, जो फेमस हुई लाल किताब के नाम से। तो बेसिक चीज़ लाल किताब की जो हिस्ट्री है वो ये है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, तो लाल किताब बहुत यूनिक फील्ड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लैनेटों के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी पाम पे बताए गए हैं, इसलिए ये एक एस्ट्रोपॉमेस्ट्री भी आप इसको कह सकते हो। और एस्ट्रोपॉमेस्ट्री के साथ सामुद्रिक शास्त्र और बहुत सारी अदर चीज़ों को, साउथ इंडियन रेमेडीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। तो इस बुक को इंडिया का कोई भी पर्सन ईजिली यूज़ कर सकता है। और क्योंकि ये उस समय की लैंग्वेज में थी, फारसी में थी, उर्दू में थी, बहुत सारे लोगों के ये भी मिथ हैं कि ये अरब की कोई कहानी, ये अरब का इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके पीछे के जो मिथ थे उनको बताना आपको इसीलिए भी ज़रूरी है। मिथ और डाउट हैं बहुत सारे इसके पीछे फर्स्ट, और इस वजह से मेरे अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट, जब मैं उन्हें लाल किताब की रेमेडी बताना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि सर प्लीज़ मत बताइए, क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज इफेक्ट बहुत सारे गलत रिजल्ट देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपनी लाइफ में नियर अबाउट 1 लाख के ऊपर बहुत बार उसको इस्तेमाल किया है, कभी भी रिजल्ट गलत नहीं आए। बस कॉन्सेप्ट को समझिए। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस, हम प्रोसेस पे फोकस कम करते हैं, हम फोकस रिजल्ट पे ज़्यादा करते हैं। फोकस हमें प्रोसेस पे भी करना है। रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। तो लाल किताब का फर्स्ट मिथ कि ये हमें गलत प्रभाव देती है, ये सरासर गलत है। लाल किताब हमें उतने ही अच्छे प्रभाव देती है जितने अदर रिचुअल्स देते हैं। सिर्फ हमें उसका जो रेमेडी है उसको इंटरचेंज नहीं करना है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गरीब को दाल देनी है, काली दाल, मसूर की या उड़द की, काली उड़द की दाल देनी है, तो वहाँ पे आप उसको धुली उड़द नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर रेमेडी है किसी पावर की वजह से वो लिखी गई है और उसके पीछे के बहुत सारे वाइब्रेशंस है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं। इस वजह से, और हम करते क्या है, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा काली उड़द, तो हम कैसे ढूंढेंगे, हमारे घर में धुली उड़द रखी है, हम वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले रहे। बस हमारा वही लेजीनेस, हमारी वही आलसीपन हमें हमारा एक माइंडसेट बना देता है कि ये काम नहीं करती या गलत प्रभाव करता है। इसी वजह से पंडित जी के बहुत सारे जो डायरेक्ट शिष्य थे, उन्होंने इस लाल किताब के कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए ये रूल वहाँ पे रखा। ये एक मिथ बन गया, ये मिथ नहीं है। मैंने भी लाल किताब पंडित जी के एक शिष्य से ही सीखी थी, पंडित जी से ही सीखी थी, और बहुत सारी चीज़ों को डीपली एनालिसिस किया था। तब जाके मुझे भी समझ में आया कि कितनी डिवाइन एंड पावरफुल चीज़ें हैं लाल किताब के अंदर। और लाल किताब को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। आसानी से अगर आप उन चीज़ों को समझोगे, आप पामिस्ट्री के साथ, आप अपने हस्तरेखाओं के साथ अच्छे से प्लैनेट्स को समझ जाओगे। और उस लाल किताब को बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लाल किताब का बहुत सारा कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड है। आप जो टेबा हम बनाते हैं, जो हम हाउसेस बनाते हैं प्लैनेट्स की कंडीशंस के, उन हाउसेस को लाल किताब में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही रखा गया है। इसी वजह से लाल किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक वर्जन मान सकते हो, उसका एक ऐसा वर्जन जो बहुत ही कॉन्क्रीट है, बहुत ही एग्जैक्ट रेमेडीज़ हैं, जिसकी रेमेडीज़ बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ होता है कि कोई गलत चीज़ की किताब है, लाल रंग की किताब है, लाल किताब का मतलब है कि जादू टोना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रियल में जादू टोने को समझते हो तो आपको पता है नेगेटिविटी का कलर ब्लैक होता है, रेड नहीं होता। रेड कलर होता है सनातन का, धर्म का। रेड कलर भगवान का। तिलक भी हम लाल रंग का लगाते हैं, लाल चंदन की माला के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो लाल रंग हमारे लिए बहुत पवित्र है, जितना भगवा और लाल से निकल के हमने हमारे बहुत सारे देवताओं को वो शुभ माना जाता है। तो लाल कभी भी गलत नहीं हो सकता, पहली बात। तो लाल रंग से आप जादू टोना तो कर ही नहीं सकते, तो लाल रंग किसी के लिए गलत नहीं हो सकता। हाँ, आजकल के लोग, क्योंकि इसमें हर एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें शत्रुओं से बचाने के लिए रेमेडीज़ हैं, तो शत्रुओं का नाश करने के लिए भी रेमेडीज़ हैं।
और जब शत्रुओं का नाश करने के लिए रेमेडीज हैं तो बहुत सारे लोग गलत सेंस में इस्तेमाल करते हैं किसी को परेशान करने के लिए, तो वहाँ पे वो एफर्ट गलत हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से वो मोडालिटी गलत नहीं होती, वहाँ वो इंटेंशन गलत होता है, हमें ये समझना है, ठीक है। यही तंत्र और बाकी चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट है, क्योंकि हमारा वो इंटेंशन गलत होती है, हमारे वो रिचुअल्स गलत नहीं होते, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हमें सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि हम कैसे अपने प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं लाल किताब के साथ, और उसके लिए जो ग्रहों की रेमेडीज़ हैं वो कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही कॉन्क्रीट हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम की रेमेडीज़ हैं। कोई भी बहुत लंबी रेमेडीज़ नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ और रत्न पहनने का कोई समय नहीं होता। आपको रत्न पहनने के बाद धीरे धीरे प्रभाव दिखते हैं, आपको पूरा प्रोसेस पूजा पाठ होने के बाद भी कई बार प्रभाव नहीं दिखते, लेकिन लाल किताब की रेमेडीज से आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसलिए लाल किताब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ये था लाल किताब कहाँ से उत्पन्न हुई, लाल किताब के पीछे की स्टोरी क्या है, और लाल किताब की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अब हम डेली लाइफ में कैसा यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ, सबके साथ प्लैनेट्स का उतार चढ़ाव चलता रहता है, प्लैनेट्स का जब ऊंच होना नीच होना चलता रहता है, उस वजह से हमारे जीवन में उनके प्रभाव होते रहते हैं, और किसी वजह से हमारा कभी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाता है, कभी हमारी शादी में डिले आ जाता है, कभी हमारे जॉब छूट जाती है, दूसरी जॉब लगने में समस्या आती है, कभी हमारी लाइफ में बच्चे होने में समस्या आती है, कभी कुछ और। इस तरह के प्लैनेट्स के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए लाल किताब की रेमेडीज़ आई, और लाल किताब की रेमेडीज से वो प्रभाव कम होने के साथ साथ धीरे धीरे क्षीण होकर ख़त्म हो जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हमें स्टोन्स और रिचुअल्स बताए गए थे बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो वहाँ पे प्रभाव लंबा हो जाता था। और आज के टाइम पे, आज के युग में, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो किसी को, आजकल लोगों का मन चंद्रमा प्रभाव पे ज़्यादा है, यानी चंचल बहुत है, लोग लंबे समय तक चीज़ों को करना नहीं चाहते। लेकिन आपको अगर समय कम है तो लाल किताब की रेमेडी आपके लिए सबसे बेस्ट है। और लाल किताब, और उससे और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा फिर वैदिक क्यों सीखें। अगर आप एज ए टीचर और एज ए प्रैक्टिशनर लाल किताब को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीख के लोगों को सिखाना चाहते हैं, या आगे उसको सर्विस देना चाहते हैं, तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी समझनी बहुत ज़रूरी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। वेद जो बेस है, वैदिक जो बेस है एस्ट्रोलॉजी का, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो हमें उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, तभी हम लाल किताब को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए हम अपने फुल कोर्सेज में आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ लाल किताब दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, आप एक एक चीज़ को डीपली जाके समझ पाएँ, और अपना जो मिथ थे, जो लोग नहीं जानकार थे, जिन्हें जानना था, वो ये चीज़ें जान पाएँ, समझ पाएँ। और यही कॉन्सेप्ट था इस सेशन का। तो होप आपको लाल किताब के बारे में समझ में आया होगा, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे लाल किताब से। अब आगे हम बात वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की करेंगे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे आई, और क्या इनके वो हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। Thank you so much for watching.